11th क्लास जो लेसन अभी कंटिन्यूशन में चल रहा है वो है हमारा ऋजुरेखीय पथ पर गति। इस लेसन में पिछले वीडियो में हमने आपको चाल और वेग के बारे में बताया था कि चाल और वेग क्या होता है और वो कितने प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद आता है त्वरण, कि त्वरण क्या होता है। बच्चों आप लोगों ने सबने 9-10 में पढ़ा होगा कि त्वरण क्या होता है। होता क्या है कि जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, जब वेग समय के साथ बढ़ता है या घटता है तो वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। क्यों त्वरण उत्पन्न होता है? वेग परिवर्तन के कारण, है ना। तो वेग हमारा बढ़ भी सकता है, वेग हमारा कम भी हो सकता है। तो उसी बेस पर त्वरण हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, त्वरण हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। तो त्वरण क्यों उत्पन्न हुआ बच्चों? वेग परिवर्तन के कारण। तो यहीं से इसकी परिभाषा बनती है कि समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगर आप परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसी राशि है? एक वेक्टर राशि है, इसलिए इस पर हमने एरो लगा दिया। तो ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है। अब इसके बाद इसमें जो इसका मात्रक होता है बच्चों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि वस्तु का वेग बढ़ भी सकता है और वस्तु का वेग घट भी सकता है। जब वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है, जब वेग हमारा बढ़ता है तो त्वरण हमारा कैसा होता है? धनात्मक। ठीक। और जब वेग हमारा घटता है तब त्वरण होता है ऋणात्मक। मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है और उसका अगर वेग घटता जाए, मान लो कोई कार चल रही है और धीरे धीरे वो विराम की अवस्था में आ जाए तो उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी ना समय के साथ साथ। तो वेग का जो घटना है वहाँ पर त्वरण कैसा होगा? नेगेटिव होगा। इसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन या एक्सेलरेटेड मोशन, और इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, या हिंदी में जब त्वरण हमारा नेगेटिव होता है तो उसे हम बोलते हैं मंदन। क्या बोलते हैं इसको हम? मंदन। ठीक। अब इसके बाद जो त्वरण होता है वो हमारा दो प्रकार का होता है मेन। एक तो एक समान त्वरण और एक होता है असमान त्वरण। ठीक। अब एक समान त्वरण क्या होता है? एक समान त्वरण का मतलब क्या है कि वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में समान वृद्धि हो या समान कमी हो, उसे हम कहेंगे एक समान त्वरण। समान समय अंतराल में अगर किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन एक समान हो तो यहाँ क्या लिखोगे? समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन एक समान जब होता है तो हम बोलते हैं उसको एक समान त्वरण। असमान, अब इसका उल्टा हो गया कि समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन एक समान नहीं हो। मतलब समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में जो वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है वो एक जैसी नहीं है, वो असमान है। तो उसे हम क्या कहेंगे? असमान त्वरण कहलाएंगे। इसका उल्टा बस कि समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन असमान हो, एक समान की जगह यहाँ क्या लिख देंगे? असमान। अब इसको हमने फिर से दो कैटेगरीज में डिवाइड किया बच्चों, औसत त्वरण और परिवर्तित त्वरण। असमान त्वरण की परिभाषा बच्चों आप लोग लिख लोगे अपने आप, समझा दिया हमने। सेम यही डेफिनेशन, बस एक समान की जगह क्या हो जाएगा? असमान हो जाएगा। मतलब वेग में जो वृद्धि और कमी होगी वो एक समान नहीं होगी, असमान होगी। ठीक। अब ये फिर से दो प्रकार का है, औसत त्वरण और परिवर्तित त्वरण। औसत त्वरण क्या होता है कि जब कोई वस्तु असमान त्वरण से गति करती है तो कुल वेग परिवर्तन और कुल समय अंतराल के अनुपात को, वस्तु के वेग में हुए कुल परिवर्तन और कुल समय के अनुपात को वस्तु का औसत त्वरण कहते हैं। उसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि यदि कोई वस्तु
परिवर्ती त्वरण या असमान त्वरण से गतिमान है तो वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन तथा कुल समय का अनुपात ये हमारा क्या हो जाएगा, औसत त्वरण हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से परिभाषा लिखें, ये फॉर्मूला लिखें, तो जो ए एवरेज हमारा होता है, मान लो वस्तु के वेग में किसी समय t1 पर वेग v1 है और t2 समय पर वेग हमारा अगर v2 हो गया, तो वेग में परिवर्तन क्या हुआ, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, और कुल समय कितना लगा, t2 माइनस t1। तो ये हमारा हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन, यानी कि ए एवरेज बराबर हो जाएगा डेल्टा v वेक्टर अपॉन डेल्टा t। अब इसके बाद आता है हमारा बच्चों तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है ना। ये परिवर्ती त्वरण नहीं, यहाँ हम क्या लिखेंगे, ये है हमारा तात्क्षणिक त्वरण। जो असमान त्वरण होता है वो दो प्रकार का होता है, फिर से औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण। अभी तात्क्षणिक त्वरण क्या होगा कि जब हम अगर कोई वस्तु असमान त्वरण से चल रही है और अगर किसी विशेष टाइम पर हम त्वरण को कैलकुलेट करते हैं, किसी क्षण विशेष पर हम त्वरण को कैलकुलेट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मतलब जब हमारा डेल्टा टी बहुत छोटा हो, समयांतराल है, अगर वो बहुत छोटा हो, लगभग टेंस टू 0 हो, तो उस समय जो वस्तु का त्वरण होगा वो तात्क्षणिक त्वरण होगा। तात्क्षणिक का मतलब ही यही होता है बच्चों कि समय को हमने लगभग 0 के बराबर ले लिया, है ना। तो अगर तात्क्षणिक त्वरण की परिभाषा लिखनी है तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, तात्क्षणिक त्वरण। इसकी परिभाषा क्या होगी कि जब कोई वस्तु परिवर्ती त्वरण से गतिमान है तो किसी क्षण विशेष पर वेग परिवर्तन की दर या क्षण विशेष पर त्वरण उसका तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। तो अगर हमें ए का मान निकालना है, अभी आप लोगों ने क्या देखा कि ए वेक्टर बराबर क्या होता है हमारा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये होता है, या ये वी वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पर भी आप लोग इस फॉर्मूले में डेल्टा वी वेक्टर को लिख लीजिए। ठीक, अब इसमें हमें लिमिट क्या करना है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, क्योंकि तात्क्षणिक त्वरण जो समय होगा हमारा वो टेंस टू 0 होगा। आपको मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब लिमिट हमारी होती है, जब समय या कोई क्वांटिटी बहुत छोटी होती है, तो ये जो पूरा वैल्यू है वो हमारा डिफरेंशिएशन गुणांक में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, डी वेक्टर अपॉन डी टी। तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे। अब इसके बाद बच्चों तुम्हारा जो आता है वो नेक्स्ट है कि पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है ना। पोजीशन टाइम ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है कि जब हम पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ खींचते हैं, जैसा कि नाम है स्थिति समय ग्राफ, है ना। तो जब हम किसी वस्तु की स्थिति और समय के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो उसे हम पोजीशन टाइम ग्राफ कहते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है ना। ये एक्स है और ये वाई है। तो एक्स एक्सिस पर तो हम ले लेते हैं समय, और वाई एक्सिस पर हम लेते हैं वस्तु की स्थिति। यहाँ हम क्या लेंगे, वस्तु की स्थिति यानी कि एक्स,
ठीक। तो जब इनके बीच में जो ग्राफ खींचा जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब ये भी कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं कि एक समान गति के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ। एक समान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ। अब बच्चों जैसा कि हमने इसमें नाम दिया एक समान, एक समान का मतलब क्या होता है कि समान समय में वस्तु क्या करेगी, समान दूरी विस्थापित होगी। एक समान गति का मतलब तो हमारा यही होता है ना, कि समान समय में समान दूरी वो चले। तो जब वस्तु इस तरीके से चलना शुरू करती है कि समान समय में समान दूरी तय करती है, तो जब आप समय और पोजीशन के बीच में ग्राफ खींचते हो, यहाँ हमने लिया समय और यहाँ हमने ली स्थिति, है ना। जैसे कि मान लो टी की वैल्यू 1 है या 2 है या 3 है, यहाँ हमने 4 ली या 5 ली, है ना। 1 सेकेंड में सपोज़ ये हमारा 5 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकेंड में 10 मीटर चला, फिर ये 15 मीटर चला, फिर ये 20 मीटर चला, फिर ये 25 मीटर चला। एक समान गति है ना, कि हर 1 सेकेंड में 5-5 मीटर चल रहा है। तो जब आप इस पर पॉइंट, इसे 1 में 5 मीटर चला, फिर 2 में 10 चला, फिर 3 में 15 चला, फिर 4 में 20 चलेगा, फिर 5 में 25, जब आप इन पॉइंट्स को मिलाओगे तो आपको ये एक क्या होगा, एक सीधी रेखा मिलेगी, है ना। तो एक समान गति के लिए जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है वो हमारा क्या होता है, एक सीधी रेखा होता है। और इस लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप मतलब ये जो एंगल, मैथ्स वाले बच्चों ने पढ़ा होगा, m इज इक्वल टू होता है tan थीटा, यहाँ m होती है हमारी स्लोप। सब लोगों ने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये क्वेश्चन पढ़ी थी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है हमारी इस तरीके से, है ना। तो उसके लिए जो थीटा होता है वो हमारा क्या होता है, ये एंगल होता है, ठीक। तो सेम वही चीज़ है। तो ये जो एंगल अगर हम निकालेंगे, जो स्लोप निकालेंगे, तो ये स्लोप हमारा क्या होगा, वेग को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे, मान लो ये वेग को कैसे रिप्रेजेंट कर लेगा, अगर हम यहाँ से इस पर लंब डाल दें तो यहाँ से यहाँ तक तो हो गया हमारा डेल्टा एक्स, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या हो गई, डेल्टा टी, ठीक। तो अगर ये ओ ए बी है तो इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी tan थीटा बराबर क्या होगा, ए बी अपॉन ओ बी। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी यानी कि समय के साथ विस्थापन की दर क्या कहलाती है, हमारी v कहलाती है। तो आप ये देख सकते हो बच्चों यहाँ से कि जो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या बताएगा, वेग को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता वस्तु के वेग को प्रदर्शित करती है, ठीक है। इसका मतलब अगर मान लो सपोज अगर ये दूरी मेरी ये तो हमने इसमें इस तरीके से ले लिया, ठीक है। अगर हम ये तो कुछ वैल्यूज़ को हमने माना, अगर ग्राफ हम इस तरीके से बनाएं, ठीक। मैंने ये 2 पॉइंट्स ले लिए ए और बी। मैंने क्या कहा, स्लोप के लिए मुझे एक्सिस की पैरेलल लाइन खींचनी पड़ेगी, तो ये एंगल जो थीटा होगा वो स्लोप होगा, है ना। यहाँ से इस पर मैंने लंब डाल दिया, यहाँ ये लंब डाला, ये लंब डाला, यहाँ ये लंब डाला और ये लंब डाला, ठीक। ये हो गया हमारा T1, ये हो गया T2, ये हो गया x1, ये हो गया x2। ये जो दूरी है डेल्टा x हो गई और ये जो दूरी है वो डेल्टा t हो गई, ठीक। यहाँ मैंने टाइम लिया है और यहाँ मैंने x पोजीशन ली है, ठीक। ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है। तो अभी मैंने बताया कि जो स्लोप होता है, स्लोप यानी कि थीटा, यानी कि इसमें अगर हम लें तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। और ये हमारा किसके बराबर है, v के बराबर, यानी कि v बराबर डेल्टा x क्या है हमारा, x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 क्योंकि विस्थापन है, अपॉन T2 माइनस T1। अगर ये पॉइंट C हो
तो ये किसके बराबर होगा, BC/AC के बराबर होगा। ठीक है, तो वस्तु का वेग यहाँ पर किसके बराबर है, और ये क्या है हमारा tan थीटा है। ठीक, तो जो वस्तु का वेग है वो किसके बराबर आ गया हमारा, स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता के बराबर आ गया। ठीक, अब इसके बाद आता है बच्चों, इसके बाद आता है बच्चों कि ये तो हमारा एक समान गति के लिए हो गया। अगर असमान गति है तो असमान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ, ये क्या होगा। अब क्योंकि असमान गति है मतलब वस्तु जो है वो हमारी समान समय अंतराल में असमान दूरी चल रही है, असमान विस्थापन हो रहा है, तो ऐसे उसके लिए जो हमको ग्राफ मिलेगा वो हमारा कुछ इस तरीके से मिलेगा, है ना। ये हो गया समय, ये हो गई हमारी पोजीशन, या एक्स हमारी क्या है, स्थिति है, और टी क्या है हमारा, समय। ठीक, ये एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है। तो अगर इस तरह का ग्राफ हमारा होगा तो इसमें हम प्रवणता कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता निकालेंगे। इसमें ये वही होगा, इसमें हमारा एवरेज वेलोसिटी दिखाएगा। मान लो ये 2 पॉइंट्स हमारे ए और बी हैं, हमें क्या करना है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में निकालना है कि हमारा ढाल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे इस तरीके से, और यहाँ हमने क्या किया, ए से इधर लंब डाला और बी से वाई पर लंब डाला, ऐसे यहाँ लंब डाला और यहाँ लंब डाला, ये दूरी मेरी हो गई। ठीक, ये मेरा मान लो T1 पॉइंट है, ये T2 पॉइंट है, ये मेरा X1 पॉइंट है और ये मेरा X2 पॉइंट है। ये हो गई डेल्टा X और ये हो गया फिर से डेल्टा T। ठीक है, तो ये जो ढाल है ये हमारी क्या होगी, वेग को रिप्रेजेंट करेगी। तो फिर से हम निकालेंगे यहाँ पर, ये हमारी अब एवरेज वेलोसिटी होगी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा V वेक्टर एवरेज बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समयांतराल। ठीक है, अब कुल विस्थापन हमारा क्या होगा, x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर अपन T2 माइनस T1। ठीक, और ये हमारा क्या था, x2 माइनस x1, यानी कि अगर इसको C पॉइंट माने तो ये डेल्टा x यानी कि BC के बराबर था, और T2 माइनस T1 AC के बराबर था कि T1 है T2 है, तो ये दूरी हमारी क्या हो गई, T2 माइनस T1 हो गई, और ये दूरी हमारी क्या हो गई, x2 माइनस x1 हो गई। ठीक, तो x2 माइनस x1 की वैल्यू BC के बराबर आ गई, T2 माइनस T1 की वैल्यू AC के बराबर आ गई। तो यहाँ पर हम x2 माइनस x1 को लिख सकते हैं BC और T2 माइनस T1 को लिख सकते हैं AC, और ये हमारी क्या है, स्लोप, यानी कि ये हमारा tan थीटा के बराबर है। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु असमान गति से चलती है तो किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की जो प्रवणता होती है वो उन करस्पॉन्डिंग पोजीशंस पर वस्तु की एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। ये हमारा प्रवणता है, m के बराबर है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि किसी निश्चित समय अंतराल में औसत वेग, ये किसके बराबर होगा, बराबर उस समय अंतराल में वस्तु की स्थितियों को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है बच्चों, इस जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, इसमें कई तरह के ग्राफ होते हैं। इसमें कुछ ग्राफ मैं आपको शो कर रही हूँ, जैसे कि हम ये लेके चल रहे हैं, जैसे ये मेरा ग्राफ है, हम पहले इस ग्राफ को लेके चलते हैं, या इसको चलिए मैं ड्रॉ कर देती हूँ। पहली कंडीशन क्या है हमारी कि अगर जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, हमने पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ खींचा, यहाँ मैंने टाइम लिया और यहाँ मैंने ली पोजीशन, और ये ग्राफ मुझको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, ये एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि समय के साथ वस्तु की पोजीशन वही है ना। मतलब
अगर यहाँ टी की वैल्यू 1 सेकेंड है तब भी यही पोजीशन है, अगर टी की वैल्यू 2 सेकेंड है तब भी यही पोजीशन है, टी की वैल्यू 3 सेकेंड है तब भी यही पोजीशन है। मतलब समय बढ़ रहा है लेकिन वस्तु की पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इसका मतलब वस्तु कैसी है हमारी, इसका मतलब वस्तु हमारी कैसी है, वस्तु विराम अवस्था में है। तो हम ग्राफ को देखकर ये पता कर सकते हैं कि वस्तु की पोजीशन क्या है ना। अगर हमारी एक स्ट्रेट लाइन मिलती है इसका मतलब वस्तु हमारी कैसी है, विराम की अवस्था में। अच्छा, अगर दूसरी पोजीशन क्या है कि जब हम टाइम और पोजीशन के बीच में ग्राफ खींचते हैं और ये ग्राफ मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलता है ना, ये ग्राफ मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलता है इस तरीके से। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु की पोजीशन में समय के साथ साथ क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और कैसी है, एक समान है क्योंकि हमको स्ट्रेट लाइन मिल रही है। इसका मतलब वस्तु हमारी क्या है, वस्तु एक समान वेग से गतिमान है। ठीक, अब इसके बाद अगर सपोज ठीक है, और एक यहाँ पर जो t इज इक्वल टू 0 पर इसकी x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब यहाँ पर इसका वेग क्या है, 0, इसकी कोई पोजीशन नहीं, विराम की अवस्था से चलना शुरू कर रही है। अच्छा, तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है कि जब हमने ग्राफ खींचा और ये ग्राफ मुझे इस तरीके से मिला, ये टाइम है और ये मेरी पोजीशन हो गई। ठीक, तो आप भी देख सकते हैं बच्चों कि जब टाइम 0 था तब इसकी पोजीशन मैक्सिमम थी, टाइम बढ़ने के साथ साथ इसकी स्थिति क्या हो रही है, धीरे धीरे हमारी कम होती जा रही है। तो आप ये देख सकते हो कि इसका जो ढलान है वो हमारा निगेटिव है, नीचे की तरफ है ना, ढाल हमारी ऋणात्मक है। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु ऋणात्मक वेग से गतिमान है, क्योंकि इसका वेग क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है और एक निश्चित समय पर जाकर इसका वेग 0 होगा। इसका मतलब इसके वेग में कमी हो रही है ना, इसीलिए हमको इसका ढाल कैसा मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वस्तु एक समान ऋणात्मक वेग से गतिमान है। ठीक, अब इसके बाद एक और कंडीशन क्या कि हमने जब वस्तु और समय के बीच में ग्राफ खींचा तो ग्राफ मुझे मिला इस तरीके से, है ना, ये मेरा टाइम है और ये मेरा पोजीशन है। तो आप भी देख रहे हो यहाँ पर बच्चों कि समय के साथ x के मान में तो वृद्धि हो रही है लेकिन एक समान नहीं हो रही है ना। तो वस्तु क्या हुआ, यहाँ पर बढ़ते हुए वेग से गतिमान है, अर्थात वस्तु की गति कैसी है, त्वरित गति है लेकिन एक समान गति नहीं है। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कि वस्तु जो है कि वेग में, वस्तु के वेग में वृद्धि असमान है। तो ये असमान गति को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वस्तु क्या चल रही है, वस्तु की वेग वृद्धि असमान है। ठीक, अब इसके बाद तुम्हारा आता है, ये तो ये हो गया। अब पांचवी कंडीशन क्या है, रुको, अगर वस्तु हमारी इस तरीके से चलती है यूं, तो आप ये देख रहे हो बच्चों कि जो इसकी ढाल है, इस पॉइंट पर ढाल हमारी ये है, इस पॉइंट पर जो ढाल है वो हमारी और कम हो गई, इस पॉइंट पर जो ढाल है मेरी वो और कम हो गई। तो आप ये देख रहे हो बच्चों कि ढाल हमारी क्या है, कम होती जा रही है ना। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु घटते हुए वेग से गतिमान है, क्योंकि इसकी ढाल अब क्या हो रही है, हमारी कम होती जा रही है, इसका वेग हमारा क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना। तो वस्तु क्या है, घटते हुए वेग से गतिमान है, अर्थात इसकी जो गति है वो कैसी है, मंदित गति। कैसी है, मंदित गति। वेग घट रहा है लेकिन शून्य नहीं हुआ, अभी यहाँ पर नहीं पहुँचा। ठीक, अब इसके बाद छठवीं कंडीशन क्या है हमारी,
छठवीं कंडीशन, वैसे इसकी छठवीं कंडीशन भी आप देख सकते हो इसमें कि अगर ये जो ग्राफ मिलता है वो अगर कुछ इस तरीके से मिले, तो आप यहाँ ये लिख सकते हैं बच्चों, ये ओ हमने मान लिया पॉइंट, ये अगर पॉइंट ए मान लिया जाए, फिर ये ए से बी तक आप देख सकते हो कि यहाँ तो ढाल हमारी ज़्यादा है इस पॉइंट पर, और बी पर जो ढाल हो गई वो हमारी थोड़ी कम हो गई, है ना। फिर ये हमारा सी पॉइंट आ गया, ठीक। तो आप ये देख सकते हो बच्चों यहाँ पर कि ओ से ए तक तो वेग बढ़ रहा है, ए से बी तक स्लोप कम हो गया यानी कि वेग घट रहा है, और पुनः बी पर क्या हो गया, बी से सी तक फिर घट रहा है, ढाल कम हो रही है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि समय के साथ साथ क्या हो रहा है, इसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है, मतलब वस्तु जो है उसका वेग बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि ग्राफ को देखकर ही पता कर सकते हैं कि वस्तु की पोजीशन क्या है। मेन इसमें जो आपका है वो ये शुरू के 4 ग्राफ है। पहला वाला जो ये वाला ग्राफ है कि इसमें जब अगर स्ट्रेट लाइन है मतलब वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वस्तु विराम की अवस्था में। अगर हमको ये एक इस तरीके से ग्राफ मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलती है, ये हमारी पैरेलल लाइन थी, टाइम एक्सिस के पैरेलल में थी, ठीक है। और ये अगर ऐसे मिलता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो है एक समान वेग से चल रहा है, और अगर